सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कीर्तिका भाग 1 में पाठ 3 और पाठ का नाम है बच्चों रीढ़ की हड्डी। और इस पाठ के जो कवि हैं वो है जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका थोड़ा परिचय पढ़ लेते हैं। ठीक है, सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ बच्चों, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म सन 1917 में उत्तर प्रदेश के एक छोटी सी जगह है खुर्जा, वहाँ पे हुआ। ठीक है, और इनकी जो शिक्षा हुई बच्चों वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण स्कूल कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में नाट्य लेखन निर्देशन और अभिनय करते रहे। ठीक है, बचपन से ही बच्चों इनकी जो रुचि थी, जो इन्हें अच्छा लगता था, इन्हें नाटकों में नाटक करना इन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो इसी कारण इन्होंने क्या किया, इसी कारण ये स्कूल कॉलेज और जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे वहाँ पे ये क्या करते थे, नाटक करते थे, नाटक लिखते भी थे और उनमें अभिनय भी करते थे। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणित हो गया। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ठीक है, इनके जो नाटक है बच्चों उनमें विविधता दिखाई देती है, मतलब सारे नाटक अलग अलग है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़ी एकांकी नाटक लिखे हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, जो पुराने नाटक हैं, पुराने ज़माने के जो इतिहास से संबंधित हैं, उन नाटकों के साथ साथ बच्चों इन्होंने समाज से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, समाज में जितने भी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, लोगों समस्याओं से जूझते हैं, वो सारा इन्होंने क्या किया है, अपने नाटकों में उसको बताया है। उनके कुछ व्यंग प्रधान एकांकी चर्चित रहे हैं। प्रमुख कृतियाँ हैं कोणार्क, दशरथ वंदन, शारदिया, पहला राजा, नाटक भोर का तारा, ओ मेरे सपने, एकाकी संग्रह। ठीक है, ये सारे के सारे इनके क्या हैं बच्चों, ये इनके नाटक हैं और ये इनके एकांकी हैं। और सन 1978 में बच्चों इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो चलो आओ पाठ शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, ये है पाठ 3 रीढ़ की हड्डी। ठीक है, इस पाठ में होता क्या है बच्चों, इस पाठ में एक जो ये नाटक इस पाठ में दिखाया गया है, इसमें क्या किया गया है कि एक लड़की के बारे में बताया गया है कि एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी एक ऐसे लड़के से होने जा रही थी जो क्या है, पढ़ा लिखा तो था लेकिन बाकी कुछ नहीं करता था। ठीक है, और उस लड़की के जो घर वाले चाहते थे, वो क्या चाहते थे कि हमें ऐसी लड़की मिले जो केवल 10वीं पास हो। ठीक है, तो चलो आओ इस नाटक को शुरू करते हैं, तो आपको क्या है सब समझ जाओगे इस नाटक में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, देखो, मामूली तरह से सजा एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। ठीक है, ये बच्चों एक स्टेज पे एक नाटक हो रहा है और वहाँ पे क्या है, एक कमरा सजा हुआ है। ठीक है, और अंदर के दरवाजे से कोई आ रहा है और उसकी केवल पीठ दिख रही है और वो अधेड़ उम्र का, मतलब होगा 50-60 साल का एक आदमी ऐसा लगता है। ठीक है, और उसने क्या किया है, वो अंदर से तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आ रहा है। ठीक है, ऐसा उसमें दिखाया गया है और तख्त को दूसरी तरफ से उसके नौकर ने पकड़ रखा है।
ठीक है। अब देखो वो आदमी जो है वो है बाबू, ठीक है, और एक है नौकर। तो बच्चों बाबू कहता है, अरे धीरे धीरे चल, अब तख्त तो उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर, बिछा दो साहब। ठीक है, बाबू क्या कहता है, अपने नौकर को कहता है, क्योंकि वो एक तख्त को कमरे में ला रहे हैं। तो वो अपने नौकर को कह रहा है कि अब धीरे धीरे चल, अब तख्त को इधर मोड़ दे, उधर, बस बस। जैसे हम कोई चीज़ लाते हैं तो जैसे हम दूसरे को कहते हैं कि अब इधर करो, उधर करो, अब सही है, ठीक है, वैसे ही वो भी कह रहा है। तो नौकर कहता है बाबू को कि बिछा दो साहब की इस तख्त को, बिछा दो मतलब यहीं पे लगा दो नीचे। तो बाबू ज़रा तेज आवाज़ में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बन रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या, बिछा दो साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है। ठीक है। तो बाबू कहता है नौकर को, थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहता है बच्चों कि और क्या करेगा, कि जब परमात्मा के यहाँ अकल बन रही थी तो तू वहाँ देर से पहुँचा था क्या, कि बार बार पूछ रहा है कि बिछा दो साहब। तो और ये पसीना, इतना पसीना क्यों बहा रहा है। तो नौकर कहता है, तख्त बिछाता है। नौकर क्या करता है, उस तख्त को बिछाता है और ही हंसने लगता है। तो बाबू, हंसता क्यों है, अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज़ है, उसे सीधा कर यूँ, हाँ बस, और सुन, बहुत जिसे दरी मांग ला। ठीक है। तो जब नौकर हंसता है बच्चों, तो तब वो बाबू कहता है कि हंसता क्यों है, अबे हमने भी क्या किए, जवानी में बहुत सारी कसरतें किए, और हम कलशों से नहाते से, जैसे आजकल लोटे से नहाते हैं। तो जो कलश की तरह बर्तन होता है बच्चों, कि वो कह रहे हैं कि हम तो उनसे नहाते थे, और यह तख्त तो हमारे लिए क्या चीज़ है। फिर वो नौकर को कहता है बाबू कि उसे सीधा कर और सुन, बहू से क्या कर, बहू के पास जा और उनसे दरी मांग के ला। इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। ठीक है, कि वो अपने नौकर को कहता है कि उनसे क्या ला, दरी बिछाने के ला, और चद्दर भी लाना, जो जो चद्दर कल धोबी के यहाँ से आई है उसी को। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज़पोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। ठीक है। अब आगे क्या होता है बच्चों, कि नौकर उसके बाद जब बाबू उन्हें कहता है कि चद्दर ला अंदर से मालकिन से, तो नौकर जब जाता है, नौकर चला जाता है चद्दर लेने। ठीक है। तो उसके बाद जो बाबू साहब रहते हैं वो क्या करते हैं, मेज़ पोश, जो मेज़ का कवर रहता है ऊपर का, उसे ठीक करते हैं। उसके ऊपर जो गुलदस्ता रखा रहता है उसको ठीक करते हैं, और उसको एक झाड़न से, जिससे हम सफाई करते हैं, उससे वो गुलदस्ते को साफ करते हैं, और कुर्सियों पर भी दो चार हाथ मार लेते हैं। ठीक है, उन्हें भी साफ कर लेते हैं। तभी क्या होता है, अचानक से घर की मालकिन आती है, और उसका जो रंग है वो कैसा है, गंदुमी रंग है, और कद उसका छोटा है, और उसकी उसके चेहरे और आवाज़ से लग रहा था कि वो किसी काम में बहुत व्यस्त थी, और उस मालकिन के पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप कौन आ रहा है, नौकर आ रहा है, और वो भी खाली हाथ। बाबू साहब दोनों तरफ देखने लगते हैं। अब जो बच्चों बाबू साहब रहते हैं वो क्या करते हैं, दोनों तरफ देखने लगते हैं। अब बच्चों जो ये बाबू साहब थे, इनका जो नाम था वो था इनका राम स्वरूप। ठीक है।
और उनकी जो पत्नी है, जो मालकिन है, उनका नाम है प्रेमा। ठीक है। तो प्रेमा कहती है बच्चों, किससे? राम स्वरूप से कहती है कि मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। ठीक है। तो प्रेमा राम स्वरूप को कहती है कि मैं तो यही कहती हूँ को तुम कि तुम्हें इस समय धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई है, एक तो वैसे ही हमें क्या है, बहुत जल्दी हो रही है। ठीक है, बहुत सारा काम करना है। तो राम स्वरूप कहता है धोती। तो प्रेमा कहती है हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। ठीक है। तो प्रेमा राम स्वरूप को कहती है कि धोती, मैंने तो चद्दर के लिए बोला था, लेकिन हाँ, अभी तो बदल कर आप आए हो धोती, और फिर न जाने किस लिए चाहिए आपको। तो राम स्वरूप कहता है लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? ठीक है। तो राम स्वरूप प्रेमा को कहता है लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने है? प्रेमा कहती है कि यही तो कह रहा था रतन। ठीक है। उनके नौकर का नाम, जो नौकर था उसका नाम है रतन। ठीक है। तो प्रेमा कहती है कि यही तो कह रहा है, रतन ही तो कह रहा है कि मुझे धोती चाहिए। तो राम स्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग कर ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। ठीक है। तो राम स्वरूप कहता है, किसे कहता है? अपने नौकर रतन को कहता है कि क्यों बे रतन, तेरे कानों में कोई डांट लगी है कि मैंने तो ये कहा था कि धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग कर ला, कि मैं तेरे लिए अब दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। ठीक है। तो प्रेमा कहती है बच्चों कि अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बकस के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। ठीक है। तो प्रेमा बच्चों उसके बाद उसे कहती है, रतन को कहती है, अपने नौकर रतन को कहती है कि अच्छा, जो पूजा वाली जो कोठरी है वहाँ पे लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं। ठीक है। उन्हीं में से कोई भी चद्दर उठा के ला। रतन, तो रतन कहता है और दरी? तो प्रेमा कहती है दरी यहीं तो रखी है कोने में, ओह पड़ी तो है। ठीक है। तो प्रेमा रतन को कहती हैं कि दरी तो यहीं रखी है कोने में, ओ देखो वहीं पे पड़ी है। तो राम स्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी जल्दी जा। ठीक है। तो राम स्वरूप क्या कहता है, क्या करता है, दरी उठाता है और रतन को कहता है कि और बीबी जी के कमरे में से वहाँ से हारमोनियम भी उठा ला और सितार भी, और जल्दी से ला। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। अब रतन क्या करता है बच्चों, हारमोनियम लेने और चादर लेने जाता है, और वो पति पत्नी राम स्वरूप और प्रेमा क्या करते हैं, उस तख्त पे दरी बिछाते हैं। तो प्रेमा कहती है लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुँह फुलाए पड़ी है। ठीक है। तो प्रेमा क्या करती है, अपने पति राम स्वरूप से कहती है कि लेकिन तुम्हारी लाडली बेटी, उनकी एक लड़की है, उसकी वो बात कर रही कि वो तो मुँह फुलाए पड़ी है। ठीक है। तो राम स्वरूप कहता है बच्चों, मुँह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्जी की दवा हो, जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। ठीक है। तो राम स्वरूप कहता है बच्चों कि मुँह फुलाएं, और तुम तो उसकी माँ हो, किस मर्ज़ की दवा हो कि तुम कैसे हो, तुम्हें तो उसको मनाना चाहिए था कि जैसे तैसे करके तो वे लोग जो उस लड़की को देखने आ रहे हैं वो पकड़ में आए हैं, और अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत अगर मेरी बेकार गई तो तब तुम मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो प्रेमा कहती है बच्चों, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है, मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आ ई पढ़ ली,
गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसे बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल तो लक्षण भी अनोखे हैं। ठीक है, तो बच्चों उसके बाद प्रेमा कहती है कि तो मैं ही क्या करूं, कि मैंने तो बहुत प्रयास कर लिए, बहुत प्रयास करके मैं तो हार गई। लेकिन तुम्ही ने उसे क्या किया है, पढ़ाया लिखाया है और इतना सिर चढ़ा के रखा है कि मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो प्रेमा कह रही है कि हमारा ही ज़माना अच्छा था, जब हम क्या करते थे, आ और ए पढ़ ली, गिनती भी सीख ली, और अगर हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो हम क्या करते थे, स्त्री सुबोधिनी। ठीक है, इसमें क्या रहता था बच्चों, स्त्री सुबोधिनी में स्त्रियों के बारे में अच्छी बातें लिखी रहती थी। ठीक है, तो वो कह रही है कि अगर हमें ज़्यादा ही पढ़ना होता था, गिनती भी हमने सीख ली, अगर उसके बाद भी हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता था तो हम स्त्री सुबोधिनी ही पढ़ लेते थे। ठीक है, ये सच पूछो अगर तो जो स्त्री सुबोधिनी होती थी उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी होती थी कि ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई भी उसके सामने कुछ नहीं थी। और आजकल तो आपको पता ही है कि लक्षण भी लोगों के अनोखे हैं। ठीक है, पढ़ाई पे कोई ध्यान देता ही नहीं है। तो राम स्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना। ठीक है, तो राम स्वरूप अपनी पत्नी से पूछता है कि जो ग्रामोफोन होता है वो बाजा होता है क्या। प्रेमा कहती है क्यों। राम स्वरूप कहता है दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। ठीक है, तो राम स्वरूप कहता है बच्चों कि जो ग्रामोफोन होता है वह दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो आदमी का बनाया हुआ होता है, उसको हम क्या करते हैं, एक बार चलाकर जब चाहे उसे रोक सकते हैं। और दूसरा जो होता है वो परमात्मा का बनाया हुआ रहता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसका रिकॉर्ड अगर एक बार चढ़े तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। ठीक है, तो प्रेमा कहती है हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। ठीक है, तो प्रेमा कहती है अपने पति राम स्वरूप को कहती है कि अब हटो यहाँ से, तुम्हें भी क्या है हर समय मजाक ही सूझता रहता है। ठीक है, कि यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, कि अब तो देर ही कितनी रह गई है, समय ही कितना रहा है, वो लोग जो उनकी लड़की को देखने आने वाले हैं वो अब आने ही वाले होंगे। तो राम स्वरूप तो हुआ क्या। ठीक है, अपनी पत्नी को कहते हैं तो हुआ क्या है। तो प्रेमा कहती है कि तुम ही ने तो कहा था कि ज़रा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टिमटॉम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। ठीक है, तो प्रेमा कहती है बच्चों, अब वो अपने लड़की के बारे में कहती है कि तुम ही ने तो कहा था कि ज़रा लड़की को ठीक ठाक करके नीचे लाना, कि आजकल तो लड़की। तो प्रेमा कहती है कि आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो। ठीक है, कितनी ही सुंदर हो, बिना टिमटों के, मतलब बिना अगर वो बिना फैशन न करे तो बिना फैशन के कौन उनको पूछता है। तो इसी के मारे मैंने क्या किया है, मैंने तो पाउडर वाउडर क्रीम सब कुछ उसके सामने रखा है, पर उसे तो इन चीज़ों से बिल्कुल भी उसका बिल्कुल भी वो इन चीज़ों को लगाती ही नहीं है। न जाने उसका किस जन्म की नफरत है इन चीज़ों से।
ठीक है। तो प्रेमा कहती हैं कि मेरा कहना था कि आंचल में मुँह लपेट कर लेट गई, लेकिन उसने क्या किया, आंचल में मुँह लपेटा और लेट गई। तो अपने पति को प्रेमा कह रही हैं कि मैं तो बाज आई तुम्हारी इस लड़की से, ये क्या करती है, इसे कुछ भी चीज़ का शौक़ नहीं है, मैं तो क्या हूँ, बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तो उसके बाद बच्चों राम स्वरूप कहता है कि न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। ठीक है। तो राम स्वरूप कहता है अपनी लड़की को कि न जाने इस लड़की का कैसा दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे ही तो जो पाउडर है, पाउडर का कारोबार है, वो उन्हीं के सहारे चल रहा है। अब बच्चों प्रेमा बोलती हैं, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती, पर तुम तो। ठीक है। तो प्रेमा बच्चों राम स्वरूप को कहती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि एंट्रेंस ही पास करा देते तो लड़की अपने हाथ में रहती और इतनी परेशानी भी हमें नहीं उठानी पड़ती, लेकिन तुम तो माने ही नहीं। तो राम स्वरूप कहता है बच्चों, बात काट कर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी ज़बान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो सभी अभी से सब कुछ उगले देती हो, उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। ठीक है। तो राम स्वरूप कहते हैं बच्चों, उसकी बात को काट देता है, प्रेमा की बात को काट कर उसे कहता है कि चुप 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 हो जा, और दरवाजे से वो झांकते हुए, ठीक है, दरवाजे से झांकता है और प्रेमा को कहता है कि तुम्हें कतई भी अपनी ज़बान पर काबू नहीं है। ठीक है। तुम तो अपना मुंह बंद रखते ही नहीं हो, कि मैंने तो तुम्हें कल ही बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने इस चीज़ का और ढंग से हम जिक्र करेंगे। ठीक है। ये वाली बात हम वहाँ पे सही से करेंगे, मगर तुम तो अभी से ही उगल देती हो। ठीक है। तुम तो अभी से ही सब कुछ कहने लग गई हो, उनके आने तक तो न जाने तुम क्या हाल करोगी। तो प्रेमा कहती है, अच्छा बाबा, मैं न बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। ठीक है। तो प्रेमा कहती है राम स्वरूप को, अच्छा बाबा ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन जैसी तुम्हारी मर्जी हो वैसे करना, बस मुझे तो तुम क्या करो, मुझे मेरा काम बता दो। तो राम स्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना, रतन का आना आ गया, रतन इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से, चद्दर बिछाते हैं। ठीक है। तो राम स्वरूप कहता है अपनी पत्नी प्रेमा को कहता है कि उसकी लड़की का नाम क्या है बच्चों, उमा है। ठीक है। कि कहता है तो तुम उमा को जैसे भी हो तैयार कर लो, न सही पाउडर, अगर वो पाउडर नहीं लगाती है तो कोई बात नहीं, कि वैसे भी कौन सी वो इतनी बुरी है, तुम क्या करना, पान लेकर के उसे भेज देना, और नाश्ता तो तैयार है ना। तभी क्या होता है बच्चों, रतन आता है। तो राम स्वरूप कहता है कि रतन आ गया, कि राम स्वरूप को कहता है कि इधर ला, इधर बाजे को नीचे रख दे और चद्दर को खोल लो, और इस चद्दर को ज़रा पकड़ ले इधर से, और फिर वो क्या करते हैं, दोनों राम स्वरूप और रतन चद्दर बिछाते हैं। फिर बच्चों प्रेमा कहती है, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ, मक्खन मक्खन तो आया ही नहीं। ठीक है। तो प्रेमा कहती है राम स्वरूप से कि नाश्ता तो मेरा तैयार है, और मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, और कुछ नमकीन चीज़ें
भी मैंने बना दी हैं और फल भी घर में रखे ही हैं और चाय भी तैयार है और टोस्ट भी, ठीक है। लेकिन मगर हाँ, मक्खन मक्खन तो आज आया ही नहीं। तो राम स्वरूप कहता है बच्चों, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें तो किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर की चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। ठीक है, तो राम स्वरूप कहता है बच्चों, जब उनकी पत्नी कहती है कि मक्खन नहीं आया, तो राम स्वरूप कहता है कि क्या कहा? मक्खन नहीं आया? और तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान बहुत दूर है, और पर तुम्हें तो ठीक वक्त ठीक समय पे कोई बात याद आती ही नहीं है। अब तुम ही बताओ कि रतन मक्खन लाए कि यहाँ मेरे साथ काम करे? मैंने तो, राम स्वरूप कह रहा है बच्चों अपनी पत्नी प्रेमा से, कि मैंने तो अपने दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, लेकिन उसके भी क्या थे, बहुत नखरे हो रहे थे। ठीक है, तो प्रेमा कहती है, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है? कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया। नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक हाथ चीज़ खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, दो आदमी ही तो है। ठीक है, तो प्रेमा बच्चों राम स्वरूप से कहती है कि यहाँ काम ज़्यादा? क्या काम है यहाँ ज़्यादा? कि कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, और बाजा सितार भी यहाँ पे आ ही गए हैं, और नाश्ता मैंने बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, तो उसको मैं तुम्हें पकड़ा दूंगी। ठीक है, और अगर कुछ चीज़ और बाकी चीज़ क्या है, आप खुद ही ले आने, और इतनी देर में क्या होगा, रतन भी मक्खन लेके आ ही जाएगा। तो दो आदमी ही तो, वो भी तो दो ही आदमी आ रहे हैं। ठीक है, अब राम स्वरूप अपनी पत्नी से कहता है, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। ठीक है, तो राम स्वरूप बच्चों अपनी पत्नी प्रेमा से कहता है कि हाँ, एक एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद उनका ही लड़का है। कि देखो उमा, देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। ठीक, करीने मतलब थोड़ा सज धज के आए, थोड़ा अच्छी दिखने में अच्छी लगें। ठीक है, ऐसे आए। और ये लोग, क्योंकि ये लोग तो थोड़ा ऐसे ही हैं कि मुझे भी बहुत गुस्सा आता है इन पे, इनकी दकियानूसी ख्याल पर, मतलब इनकी जो सोच है उस पर मुझे बहुत गुस्सा आता है कि खुद तो ये पढ़े लिखे हैं। ठीक है, खुद तो लड़का भी पढ़ा हुआ है, खुद भी वकील हैं, और सभी सोसाइटियों में जाते हैं। ठीक है, सभा समाज में जाते हैं, मगर ये लोग चाहते हैं कि लड़की ऐसे मिले जो ज़्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा, तो प्रेमा राम स्वरूप से पूछती है, और लड़का? तो राम स्वरूप कहता है कि बताए तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता है कि ये भी। ठीक है, तो जब प्रेमा कहती है राम स्वरूप से कि ये लड़का क्या करता है, तो राम स्वरूप बताता है कि आपके अभी तो बताया तो था तुम्हें कि बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। ठीक है, बाप अगर थोड़ा पढ़ा लिखा है तो लड़का उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, लड़का बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में, और लड़का कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का
दूसरा है कि क्या करूं वो मेरी मजबूरी है। मतलब अपना है, वरना, ठीक है, तो राम स्वरूप कह रहे हैं कि मतलब हमारा अपना है, वरना तो इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी ऐसी सुनाता कि ये भी, ठीक है। तो रतन क्या कहता है, रतन जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, ठीक है, रतन क्या था, दरवाजे के पास खड़ा था, तो जल्दी जल्दी से राम स्वरूप के पास आता है और कहता है बाबूजी बाबूजी। तो राम स्वरूप कहता है क्या है, तो रतन कहता है कोई आते हैं। तो बच्चों राम स्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नज़र पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने, सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर जाता है और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती ज़मीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, जब रतन कहता है कि कोई आते हैं, तो राम स्वरूप क्या करता है, दरवाजे से बाहर झांकता है और जल्दी मुंह अंदर करते हुए प्रेमा से कहते हैं कि अरे ए प्रेमा, वे तो आ भी गए। और जैसे ही राम स्वरूप की नज़र नौकर पर पड़ती है, तो नौकर से कहता है कि अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, तो अभी तक मक्खन लेने गया नहीं, तूने तो सब चौपट कर दिया, कि अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। फिर नौकर क्या करता है, अंदर आता है और प्रेमा से कहता है और तुम जल्दी करो प्रेमा, और उमा को समझा देना, थोड़ा सा वो गा भी देगी उनके सामने, ठीक है, कोई गाना गा देगी। अब क्या होता है, प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है, ठीक है, जल्दी से वो अंदर जाती है, लेकिन उसकी धोती ज़मीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। तो प्रेमा कहती है, ओह यह बाजा वह नीचे ही रख गया है कमबख्त, कि अरे इस बाजे को वो रतन यहीं रख नीचे ही रख गया है क्या, कमबख्त कहीं का। तो राम स्वरूप कहता है तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी, कि तुम यहाँ से जाओ, मैं उसे ऊपर रख देता हूँ। तो क्या होता है बच्चों, प्रेमा जाती है और बाबू राम स्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं किवाड़ों पर दस्तक, ठीक है। तो प्रेमा क्या करती हैं, वहाँ से चली जाती है और राम स्वरूप बाजा को उठाते हैं, ठीक है, और किवाड़ों पर दस्तक, किवाड़ कहते हैं जो घर के दरवाजे रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे वो दोनों आ जाते हैं, गोपाल प्रसाद और उसका बेटा, ठीक है। उसके बेटे का नाम बच्चों शंकर रहता है, ठीक है। तो राम स्वरूप कहता है हाँ हाँ हाँ, आए आए, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, उन दोनों को कहता है कि आइए आइए, ठीक है। गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, आँखों से लोग चतुराई टपकती है, आवाज़ से मालूम होता है कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है, आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों नाटक में, कि बाबू गोपाल प्रसाद और नाटक शंकर का आना, ठीक है, तो वो दोनों आते हैं कमरे में, आँखों से लोग चतुराई टपकती है, ठीक है, दोनों की आँखों से लग रहा है कि दोनों बहुत चालाक हैं, ठीक है, और आवाज़ से मालूम होते हैं कि काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय है, ठीक है। उनकी आवाज़ से ऐसे लग रहा है कि दोनों काफ़ी अनुभवी हैं और ऐसे लगते हैं कितने बड़े लोग हैं। और उनका जो लड़का है गोपाल प्रसाद का शंकर, वो कैसा है, कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में कुछ मतलब आवारा टाइप का है, ठीक है। और उसकी जो आवाज़ है वो कैसी है, पतली है और खिसियाहट भरी, ठीक है। और उसकी जो कमर है वो थोड़ी कमर झुकी हुई कमर, थोड़ी उसकी झुकी हुई कमर भी है, ठीक है। तो राम स्वरूप कहता है अपने दोनों हाथ मलते हुए, ठीक है, राम स्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए कहता है हाँ हाँ, इधर तशरीफ़ लाए इधर, ठीक है, हाँ हाँ,
दोनों हाथ अपने मलते हैं, हाँ हाँ इधर बैठिए, लाइए इधर बैठिए। ठीक है। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंत गिर पड़ता है। ठीक है। क्या होता है, जो गोपाल प्रसाद रहते हैं वो बैठते हैं मगर उनके हाथ में जो डंडी रहती है वो गिर पड़ती है। तो राम स्वरूप क्या करता है, यह बेत लाए मुझे दीजिए। ठीक है। गोपाल प्रसाद से कहते हैं कि यह बेत लाए आप मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। ठीक है। तो राम स्वरूप उस बेत को कोने में रख देते हैं और सब लोग बैठते हैं। तो राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से कहते हैं, हाँ हाँ मकान ढूंढने में तकलीफ़ तो नहीं हुई, कि हमारे मकान को ढूंढने में आप लोगों को तकलीफ़ तो नहीं हुई। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं खंकार कर, ठीक है, थोड़ा खंकारते हैं और कहते हैं, नहीं तांगे वाला जानता था और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। ठीक है। तो गोपाल प्रसाद थोड़ा खंकारता है और कहता है, नहीं जो तांगे वाला था वो तो यहाँ के बारे में जानता था, और फिर दूसरी बात हम लोगों को यहाँ आना ही था तो रास्ता कैसे नहीं मिलता। तो राम स्वरूप कहता है, हाँ 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 यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ़ तो दी। ठीक है। तो राम स्वरूप बच्चों गोपाल प्रसाद से कहता है कि हाँ हाँ यह तो आपकी बड़ी ही मेहरबानी है, लेकिन मैंने भी आपको काफ़ी तकलीफ़ दी है। तो गोपाल प्रसाद कहता है, बच्चों अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहें कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। ठीक है। तो गोपाल प्रसाद कहता है बच्चों राम स्वरूप से कि अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम है वैसा ही आपका काम है, लेकिन आखिर लड़के की शादी तो मुझे करनी ही है, बल्कि ये कहे कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी है। ठीक है। तो राम स्वरूप कहता है बच्चों, हाँ 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 यही लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके हाँ सेवक ही हैं। हम्म। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर और कहिए, शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं। ठीक है। अब राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से कहते हैं कि हाँ यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में ही घसीटने लगे हो, हम तो आपके सेवक हैं। और थोड़ी देर बाद राम स्वरूप क्या करता है, लड़के की ओर देखकर, ठीक है, लड़के की ओर देखता है और उनको उस लड़के से कहता है कि और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं। ठीक है। उसका नाम शंकर है, गोपाल प्रसाद के लड़के का नाम, कि और बताए शंकर तुम्हारी कितने दिनों की छुट्टियां हैं। तो शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। ठीक है। तो शंकर कहता है राम स्वरूप से कि जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, लेकिन मैं वीकेंड में चला आया, वीकेंड मतलब 1-2 दिन की छुट्टियां होंगी तो मैं वहाँ से चला आया। तो राम स्वरूप आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। ठीक है। राम स्वरूप शंकर से पूछता है कि आपके कोर्स के ख़त्म होने में तो अब साल भर ही रहा होगा। तो शंकर कहते हैं बच्चों, जी यही कोई साल 2 साल है। ठीक है। तो राम स्वरूप कहता है साल 2 साल। तो शंकर कहता है, हाँ जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। ठीक है। हाँ जी, मैं क्या करता हूँ, 1-2 साल का मार्जिन भी रखता हूँ। ठीक। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं बच्चों, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। बात बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। ठीक है। तो गोपाल प्रसाद बच्चों राम स्वरूप को बता रहे हैं कि बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था, और क्या बताएं
इन लोगों को तो इसी उम्र में ही सारी बीमारियां सताने लग गई हैं। ठीक है, सारी बीमारियां इसी इसी उम्र में सता रही हैं कि एक हमारा भी ज़माना था कि जब हम स्कूल से आकर के दर्जनों कचौड़ियाँ खा जाते थे, मगर फिर जब हम खाना खाने बैठते थे तो वैसे की वैसे ही भूख, जैसे हमें रोज़ भूख लगी रहती थी, वैसे वैसे हमारी भूख रहती थी। तो राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से कहते हैं, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। ठीक है, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में, राम स्वरूप कह रहे हैं कि पैसे में भी पैसे की 2 आती थी। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुत तेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कहे जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद बच्चों राम स्वरूप को बता रहे हैं कि जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सारी बालाएँ आती थी। बालाएँ क्या होती थी? खाने के लिए। ठीक है, और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी हम में अकेले। और अब तो बहुत से खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, लेकिन तब तो न कोई वॉलीबॉल था उसके बारे में जानता था, न टेबल टेनिस और न ही बैडमिंटन के बारे में। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल कि कोई कहे जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। ठीक है, सब क्या थे? बहुत तंदुरुस्त रहते थे, शरीर से भी क्या रहते थे? ठीक ठाक रहते थे। शंकर और राम स्वरूप खीसे निपोड़ते हैं। ठीक है, अब क्या होता है? शंकर और राम स्वरूप क्या कर रहे हैं? गोपाल प्रसाद की बातों पे हंस रहे हैं। अब राम स्वरूप कहता है बच्चों, जी हाँ, जी हाँ, उस जमाने की बात तो दूसरी थी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से कहते हैं, जी हाँ, जी हाँ, उस जमाने की तो बात ही दूसरी थी। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं, जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे! जनाब मैं सच कहता हूँ, उस ज़माने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की आजकल के एमए भी मुकाबिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद राम स्वरूप से कह रहे हैं, थोड़ी ऊंची आवाज़ में कह रहे हैं कि और पढ़ाई का यह हाल था उस ज़माने में कि एक बार अगर कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई तो 12 घंटे तक वहीं पे रहना था, 12 घंटे। और जनाब कि मैं तो सच कहता हूँ कि उस ज़माने का मैट्रिक पास भी, मतलब 10वीं पास भी ऐसी अंग्रेज़ी लिखता था, फर्राटे की अंग्रेज़ी, कि अगर देखा जाए तो आजकल का एमए भी जिसने एमए किया हो अंग्रेज़ी से, वो भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो राम स्वरूप कहते हैं बच्चों, जी हाँ, जी हाँ, यह तो है ही। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, उस ज़माने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद राम स्वरूप को बता रहे हैं कि माफ़ कीजिएगा बाबू राम स्वरूप, मुझे जब भी उस ज़माने की जब भी याद आती है तो अपने आप को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अपने आप को काबू में करना मुझे मुश्किल हो जाता है। तो राम स्वरूप कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। हाँ हाँ हाँ। शंकर भी ही करता है। ठीक है, तो राम स्वरूप क्या करता है बच्चों? थोड़ा मुस्कुराता है और गोपाल प्रसाद से कहता है कि जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, वह तो क्या रंगीन ज़माना था। हाँ हाँ हाँ, और थोड़ा हंसता है। तो शंकर भी क्या करता है? थोड़ा ही करता है। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं बच्चों, एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, ठीक ठीक है, एक साथ में वो क्या करते हैं? अपनी आवाज़
और बात करने का तरीका बदलते हैं। अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। ठीक है, तो गोपाल प्रसाद राम स्वरूप को कहते हैं कि अच्छा तो साहब अब थोड़ी बिजनेस की बात हो जाए।